जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, क्या मैया योजना को चलाते रहने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार के शरणागत हो जाएंगे? टाटा स्टील से एडवांस पैसा लेने की नौबत क्यों आई? जो हेमंत सोरेन ईडी और सीबीआई के दबाव के आगे नहीं झुके, जेल चले गए पर समझौता नहीं किया, क्या उन्हीं हेमंत सोरेन को झारखंड का खाली खजाना मजबूर कर देगा कि वे महागठबंधन की गांठ खोलकर एनडीए से नाता जोड़ने चले जाएंगे? क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है, या ऐसा कुछ होने जा रहा है जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा? यानी बिना भाजपा से हाथ मिलाए भी हेमंत सोरेन अकेले दम पर बहुमत ला सकते हैं, सरकार अकेले चला सकते हैं। दोस्तों, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिहार चुनाव के नतीजे के बाद ये चर्चा चल पड़ी है, खासकर जब अक्टूबर में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव से हटने का ऐलान किया और मंत्री सुदीव्य सोनू और सुप्रियो भट्टाचार्य ने राजद और कांग्रेस पर धूर्तता करने और अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि गठबंधन की समीक्षा करेंगे। तो इससे झारखंड में भी अलायंस को लेकर सवाल उठने लगे। बिहार चुनाव का परिणाम आने के बाद आरजेडी और कांग्रेस की भारी दुर्गति के बाद ये चर्चाएं और तेज हो गई कि महागठबंधन में कुछ न कुछ होगा। लेकिन अब राज्य की माली हालत को पटरी पर लाने के लिए केंद्रीय सहायता की जरूरत को लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही राज्य का मौजूदा सियासी गुणागणित बदल सकता है। हेमंत सोरेन 2.0 सरकार ने 28 नवंबर को एक साल पूरे कर लिए और 31 जनवरी 2024 की देर शाम से लेकर 28 जून 2024 को उनके रिहा होने तक, यानी इन 5 महीनों को छोड़कर हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री के रूप में 6 साल भी पूरे हो गए। और इस अवधि में सरकार विकास के दावे तो खूब कर रही है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि सरकार के सामने पैसों का संकट है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसको हम बोलचाल की भाषा में मैया योजना कहते हैं, उसने हेमंत सोरेन को प्रचंड बहुमत से सत्ता तो दिला दी है, लेकिन यह योजना अब उनके गले की फांस भी बनती जा रही है। झारखंड सरकार ने 2025-26 के बजट में 13,363.35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत हेमंत सरकार 18 से 50 साल तक की महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए, यानी साल में 30,000 रुपए देती है, लेकिन इसका असर दूसरी योजनाओं पर भी पड़ा है। झारखंड के 6,63,499 विद्यार्थियों को वित्तीय वर्ष 24-25 की ई कल्याण प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं मिली है। ये सभी आदिवासी, दलित और अति पिछड़ा समाज के बच्चे हैं और समाज के इन्हीं वर्गों का हितैषी होने का दावा सरकार करती है। अब ये बच्चे कॉलेजों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, स्कूल की किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बाधित होने का खतरा हो गया है और उनके भविष्य और करियर पर भी सवालिया निशान लगता जा रहा है। मैया सम्मान योजना झारखंड के भविष्य पर भी भारी पड़ने लगी है, यानी इन बच्चों का फ्यूचर जिस तरह से अब छात्रवृत्ति के अभाव में लटकता जा रहा है। इधर बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को मिलने वाली पेंशन में केंद्र सरकार की तरफ से पैसे समय पर जारी नहीं किए जा रहे हैं और इससे इनका भी नियमित भुगतान नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या ये मुद्दे इतने बड़े हैं कि हेमंत सोरेन सीधे पलटी मारकर एनडीए के खेमे में चले जाएंगे? हालांकि ये असंभव भी नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा पहले भी झारखंड में साथ मिलकर सरकार चला चुके हैं और जहां तक आइडियोलॉजी की बात है तो सत्ता की राजनीति में विचारधारा कहीं बहुत पीछे छूट जाती है। एक समय कांग्रेस विरोध की जमीन पर खड़ी हुई पार्टियां आज कांग्रेस के साथ ही मिलकर महागठबंधन बना रही हैं और भाजपा के खिलाफ राजनीति कर रही हैं, और दूसरी तरफ कभी भाजपा के धुर विरोधी रहे दल आज उसकी सरकार को बैसाखी देकर केंद्र में सरकार चलवा रहे हैं। दोस्तों, आज ओडिशा और बिहार का जितना विकास हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और गवर्नेंस के मामले में देखते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि नवीन पटनायक हों या नीतीश कुमार, इन्होंने केंद्र की सरकारों से हमेशा बेहतर संबंध बनाकर रखे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार।
और विकास के साथ साथ ये दोनों नेता अपने अपने राज्यों में ताकतवर भी बने रहे, लोकप्रिय भी बने रहे। बिहार में 20 साल से नीतीश ही चेहरा बने हुए हैं और इस बार तो और लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आए हैं। आरजेडी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबको नीतीश की जरूरत पड़ती रही है। इसी तरह आज झारखंड में हेमंत सोरेन भी अपरिहार्य हो गए हैं। उनके बिना न तो महागठबंधन की दाल गल सकती है और न ही भाजपा के पास उनसे पार पाने का कोई चारा नजर आ रहा है। हेमंत सोरेन क्या भाजपा से हाथ मिला सकते हैं? इस सवाल पर भाजपा के नेता कोई सीधा जवाब नहीं देकर यह कहते हैं कि भाजपा अपने सहयोगियों को सम्मान देना जानती है। हाल ही में राज्यसभा सांसद और पार्टी के महामंत्री प्रदीप वर्मा ने भी यही बात कही थी जब उनसे पूछा गया कि क्या जेएमएम और बीजेपी के साथ आने की संभावना बन रही है। दोस्तों, वैसे राजनीति में किसी भी संभावना को पूरी तरह से कभी भी खारिज नहीं किया जाता। दरवाजे अगर बंद हो तो भी एक खिड़की खुली रखी जाती है। तो इन अटकलों को कि बीजेपी और जेएमएम का समझौता हो सकता है, एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता। झारखंड के एक मंत्री इन दिनों लगातार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई बार वे दिल्ली होकर आए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी चार्टर्ड हवाई जहाज से दिल्ली गए हैं। इन सब बातों से भी चर्चाओं को बल मिल रहा है। जो मंत्री लगातार दिल्ली जा रहे हैं वो काफी ताकतवर मंत्री हैं। पार्टी सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका बहुत प्रभावी मानी जाती है। तो अगर ऐसे मंत्री दिल्ली की लगातार दौड़ लगा रहे हैं और ऐसे माहौल में जब हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली जाते हैं तो चर्चाओं को बल मिलना स्वाभाविक है। अब टाटा से उधार में पैसा लेने की बात हो या भाजपा से हाथ मिलाने की बात, फिलहाल तो ये खबर है या किसी नैरेटिव वॉर का हिस्सा है, ये अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसके लिए थोड़े समय प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन दोस्तों, एक संभावना यह भी बन रही है कि हेमंत सोरेन को आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए केंद्र की यह रणनीति भी हो सकती है। पिछले 2 साल में ऐसा पैटर्न दिखाई देता रहा है। जैसे केंद्र ने झारखंड की कोल रॉयल्टी का बकाया, जीएसटी कंपनसेशन में और पीएम आवास आदि में अपना हिस्सा देने में कटौती की है। झारखंड में ईडी और सीबीआई के छापे भी लगातार पड़ रहे हैं और यहां तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था पिछले साल। दोस्तों, यह वही फॉर्मूला है जो पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, बंगाल में ममता बनर्जी और केरल की वाम सरकार के साथ आजमाया जा चुका है। यानी गैर बीजेपी सरकारों को आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दो, इतना तोड़ दो कि वे या तो झुक जाएं या जनता में ही उनके लिए भारी नाराजगी पैदा हो जाए, भारी असंतोष पैदा हो जाए। उदाहरण के तौर पर झारखंड में मई 2025 में 5,46,000 महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना की लिस्ट से हटाया गया। इससे उन परिवारों में तो जरूर असंतोष पनपा होगा। विपक्ष भी इस बात को लेकर हमलावर है कि चुनिंदा लोगों को लाभ दिया जा रहा है। सीएजी की रिपोर्ट ने हेल्थ केयर फंड्स में अनियमितताओं का खुलासा किया है जो दूसरी योजनाओं पर बोझ बढ़ा रहा है। हालांकि इन सब के बावजूद हेमंत सोरेन का आदिवासी मूलवासी वोट बैंक अभी तक पूरी तरह से एकजुट है। घाटशिला के उपचुनाव में 38,000 से ज्यादा वोटों से रिकॉर्ड जीत इसका सबूत है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अब संथाल से बाहर निकलकर दूसरे आदिवासी इलाकों और ओबीसी वर्गों के बीच भी और पैठ बना रहा है और मजबूत होता जा रहा है। तो सवाल है दोस्तों कि क्या निकट भविष्य में कुछ होने वाला है? और जवाब यह है कि संभावना तो बनती दिख रही है, लेकिन वैसी नहीं जैसा कहा और अनुमान लगाया जा रहा है। हेमंत सोरेन अभी भाजपा के साथ जाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। यह उनके लिए राजनीतिक आत्महत्या होगी। हाँ, केंद्र से 1,36,000 करोड़ की बकाया वसूली के लिए झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, जैसा पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारों ने किया है। 2025-26 में अगर केंद्र ने पैसे नहीं दिए तो मैया योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि में कटौती करनी पड़ सकती है और तब हेमंत सोरेन को असली राजनीतिक नुकसान होगा। तो दोस्तों, अगर संक्षेप में कहें तो सरकार के सामने कैश फ्लो की दिक्कत है और टाटा से एडवांस राशि भी ली गई है लीज एग्रीमेंट के एवज में। लेकिन इन सब के बावजूद फिलहाल हेमंत सोरेन मजबूत दिख रहे हैं। लेकिन उनकी सरकार कांग्रेस और आरजेडी की बैसाखी पर टिकी है। सत्ता के गलियारों में चहलकदमी करने वाले लोग कुछ दूसरा ही इशारा कर रहे हैं। बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन बहुमत की सरकार तो चाहते हैं, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाना चाहते और कांग्रेस के साथ भी अब उनके संबंध पहले की तरह सरल और सहज नहीं रह गए हैं। तो अब ये संभावना बन रही है कि क्या बिना कांग्रेस के कांग्रेस मुक्त सरकार बनाने का क्या फॉर्मूला हो सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 34 विधायक है, कांग्रेस के पास 16।
आरजेडी के पास 4 विधायक हैं। 2 विधायकों वाला माले सरकार को बाहर से समर्थन दे रहा है। इस तरह से सत्तारूढ़ महागठबंधन में कुल 56 विधायक हैं। माले सरकार में शामिल नहीं है। अब अगर कांग्रेस को, जिसके पास 16 विधायक हैं, सरकार से बाहर कर दिया जाएगा तो ये आंकड़ा बचेगा 40 का, यानी बहुमत से सिर्फ 1 विधायक कम। और यह कमी जयराम महतो पूरी कर सकते हैं या फिर आजसू के निर्मल महतो को साथ लेकर इसको पूरा किया जा सकता है, या फिर दोनों को मिलाकर भी 42 का आंकड़ा लिया जा सकता है। 4 मंत्रियों वाली कांग्रेस को हटाकर 2 मंत्री बना देना कोई घाटे का सौदा नहीं होगा, और निर्दलीय और सिंगल पार्टी वाले विधायकों को साथ लाने में कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, राजनीति के जानकार, सत्ता के गलियारों में घूमने वाले लोग और सत्ता की सियासत की नब्ज पर हाथ रखने वाले लोग यही बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे और आरजेडी का मंत्री भी बाहर नहीं जाएगा, बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस ही बाहर चली जाएगी। ये बड़ी खबर मैं दे रहा हूं दोस्तों, और ये इस बात पर काम हो रहा है। चाहे लोग दावा करते रहें कि हेमंत सोरेन भाजपा के पाले में जा सकते हैं, बंगाल चुनाव के पहले भाजपा चाहती है कि झारखंड में उसकी सरकार बन जाए या सरकार में वो साझेदार बन जाए, उसके बाद बंगाल चला जाए, लेकिन इन सब बातों से ज्यादा वजन इस बात में लग रहा है कि कांग्रेस मुक्त झारखंड सरकार बने। इससे बीजेपी भी थोड़ी सहज रहेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर कांग्रेस का जो दबाव है वो भी बिल्कुल हट जाएगा। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि कहाँ तो बात राजद को बाहर करने की हो रही थी। लोग कह रहे थे कि राजद ने बिहार में सीटें नहीं दी तो झारखंड में उसका बदला निकाला जाएगा, और राजद कोटे के जो इकलौते मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव, जो उद्योग, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के मंत्री हैं, उनको हो सकता है टाटा बाय बाय कर दिया जाए, लेकिन आप तो कांग्रेस को ही बाहर निकालने पर तुल गए। तो दोस्तों, जवाब यह है कि झारखंड में आरजेडी की वजह से हेमंत सोरेन को कोई परेशानी नहीं है। वो तो जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे, और वैसे चला भी रहे हैं संजय यादव का विभाग। परेशानी की वजह कांग्रेस है, जिसकी वजह से हेमंत सरकार को किरकिरी का सामना करना पड़ता है, और चुनाव दर चुनाव जिस तरह कांग्रेस की दुर्गति होती जा रही है, वैसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी लग रहा है कि आने वाले समय में कहीं कांग्रेस के कारण उसको परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए अभी से ही कांग्रेस से पीछा छुड़ाने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस को या तो पूरी तरह से साइडलाइन लगा दिया जाएगा, या फिर एक संभावना यह भी बनती दिखाई दे रही है कि कांग्रेस में भी टूट हो जाएगी। कांग्रेस के भीतर जिस तरह का असंतोष है, उसको देखते हुए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस भी टूट सकती है। हमने झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक को टूटते देखा है 2015 में, और उसके बाद 2020 में भी जब 3 विधायक जीत कर आए थे, बाबूलाल मरांडी एक तरफ हो गए और बंधु तिर्की और प्रदीप यादव एक तरफ होकर कांग्रेस में चले गए। तो क्या कांग्रेस में भी यही कहानी दोहराई जाएगी? या तो कांग्रेस अलग हो जाएगी या कांग्रेस टूटेगी, और एक धड़ा जो टूटेगा वो या तो जेएमएम में विलय कर जाएगा या फिर अलग गुट बनाकर सरकार को समर्थन देना जारी रखेगा। तो इन संभावनाओं पर चर्चा हो रही है, और ये बहुत अंदर खाने से निकलकर आई हुई खबरें हैं। और जहां तक भाजपा के साथ जाने की बात है, तो इससे ज्यादा इस बात में दम दिख रहा है कि कांग्रेस मुक्त झारखंड सरकार बने, क्योंकि 16 विधायकों को जो कांग्रेस के हैं उनको हटा देने के बाद भी सरकार के पास 40 का नंबर है। सिर्फ 1 या 2 विधायकों का समर्थन काफी होगा, जो जयराम महतो और तिवारी महतो मिलकर पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो अभी संकेत मिल रहे हैं कि हेमंत सोरेन फिलहाल भाजपा के साथ नहीं जाने वाले हैं, लेकिन अंदर खाने बातें और भी बहुत कुछ चल रही हैं। आर्थिक मोर्चे पर हेमंत सोरेन पर बहुत दबाव है, लेकिन राजनीतिक मोर्चे पर अभी बहुत कुछ पक रहा है। तो क्या पकेगा, किसकी दाल गलेगी और किसकी दाल जलेगी, ये तो समय बताएगा। तब तक इंतजार करना होगा। तो इंतजार करते हैं, और अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ मिलते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रखें कि क्या हो सकता है, क्या हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ जा सकते हैं या कांग्रेस को निकाल सकते हैं, कांग्रेस मुक्त सरकार बनाकर चला सकते हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।